कबीर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। वो अब वहां पहुंच गई थी जहां गुनगुन थी। वहीं गुनगुन जब ट्रायल रूम से बाहर आई तो उसके हाथ में कबीर का दिया हुआ लहंगा था, जिसे देखते ही जेनी की नजरें उस पर तीखी हो गईं और उसने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा, तुम ये इतना महंगा और एक्सक्लूसिव लहंगा लोगी? औरत तो पता है ना अपनी कि यहाँ वालिया मैंशन में रहते रहते भूल चुकी हो। अगर याद ना हो तो मुझे कहना, मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूंगी। ये कहते हुए वो उस पर हंसने लगी। वहीं जेनी की बात सुनकर मॉल के कुछ और लोग और वहाँ की कुछ सेल्स गर्ल्स भी वहाँ आ गए। सभी लोग कुछ न कुछ फुसफुसाने लगे। वहाँ गुनगुन, जिसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो लहंगा वहीं छोड़कर जैसे ही वहाँ से जाने लगी कि तभी एक सेल्स गर्ल ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी इस तरह की हरकत पर गुनगुन ने उसे सवालिया निगाहों से देखा, जिस पर वो सेल्स गर्ल बोली, तुमने जो इतना कीमती लहंगा ट्राई किया है, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर तुमने क्या सोचकर इसे ट्राई किया? तभी दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा, हो सकता है कि ये हमारी बेस्ट लहंगे के कलेक्शन के डिजाइन को चुराने आई हो, ताकि बाहर हमारे मॉल का रेपुटेशन खराब हो जाए। जल्दी बताओ, तुम किसके लिए काम करती हो? ये कहते हुए वे लड़कियां गुनगुन के साथ बदतमीजी करने लगी। वहीं गुनगुन को अभी अचानक फिर से अपने सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी और उसने अचानक सभी को धक्का दे दिया और फिर एक लड़की का गला पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, अगली बार मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपनी पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी। वहीं आसपास के लोग ये सब देखकर काफी हैरान रह गए थे। उसके इस तरह अचानक बदले बिहेवियर को देखकर एक सेल्स गर्ल ने कहा, ये लड़की मीना कुमारी से अचानक लेडी सिंघम में कैसे बदल गई? ये कहते हुए वो काफी डरी हुई लग रही थी। वहीं जेनी को तो जैसे सदमा ही लग गया था, क्योंकि आज से पहले उसने गुनगुन को कभी भी जोर से बात तक करते हुए नहीं देखा था। लेकिन अभी जो गुनगुन उसके सामने थी वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी, मानो इसके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई हो। वहीं बाकी लड़कियां गुनगुन से उस लड़की को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी नाकामयाब हो रही थी। तभी अचानक देखते ही देखते उस लड़की के गले से गुनगुन की पकड़ ढीली पड़ गई और गुनगुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। एक वीआईपी वार्ड में गुनगुन लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। थोड़ी देर के चेकअप के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही मिहिका, विक्रम और कबीर उनके पास गए और उनसे गुनगुन की हालत के बारे में पूछा। इस पर डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इनका कोई अपना मतलब भाई, माँ या फिर इनके हस्बैंड में से कोई है? इस पर कबीर ने झट से कहा, जी डॉक्टर, मैं गुनगुन का हस्बैंड हूँ। कबीर के मुंह से गुनगुन का हस्बैंड कहने वाली बात को सुनकर सभी को एक तेज झटका लगा। सबसे बड़ा झटका तो जेनी को लगा था, क्योंकि जेनी घर नहीं गई थी। वो एक पल के लिए भी कबीर को गुनगुन के पास नहीं देखना चाहती थी। वहीं जेनी के उलट मिहिका और विक्रम को गुनगुन को अपनी पत्नी मानते देख बेहद खुशी हुई। मिहिका ने विक्रम से कहा, भाई लगता है कबीर भाई जल्द ही सबके सामने गुनगुन भाभी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हैं। विक्रम बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे कुछ भी कहो, दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं, मेड फॉर ईच अदर। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर जेनी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली, जिससे उसके हाथ के बड़े बड़े नाखून उसकी हथेलियों में धंसने लगे। थोड़ी ही देर में वहां से खून भी बहने लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर के साथ कबीर एक प्राइवेट रूम में था। कबीर को काफी चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डॉक्टर ने उसे इस तरह अकेले में बुलाया है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कबीर से कहा, मामला बेहद ही पेचीदा और संवेदनशील है, मुझे लगा आपको ये बात पता होनी चाहिए। कबीर ने इम्पेशेंट होकर कहा, डॉक्टर साफ साफ बताइए, बात क्या है? आखिर गुनगुन को हुआ क्या है? इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए गुनगुन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कब तक ठीक रहेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कबीर ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? डॉक्टर ने जवाब दिया, मतलब ये कि मिस्टर वालिया, आपको तो पता ही होगा, आपकी वाइफ का कुछ ही महीनों पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी शायद कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रह रही हैं, जिसकी वजह से आज वो अचानक बेहोश हो गई है। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात सुनकर कबीर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो कभी सपने में भी इसके बारे में सोच नहीं सकता था कि गुनगुन का कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। डॉक्टर ने आगे कहा, ऐसा लग रहा है कि उनका हार्ट उनकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। कभी कभी शायद कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उसके हार्ट को अच्छा नहीं लग रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रीच रहा तो गुनगुन ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और जल्दी ही उनकी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर कबीर फ्रीज हो गया और उसने घबराते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, गुनगुन को बचाने का कोई तो तरीका होगा ना? इस पर डॉक्टर ने कहा, वैसे मुझे तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि अगर पेशेंट का हार्ट उस शख्स की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका एक ही कारण है कि वो खुद को उस इंसान से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। सिंपल भाषा में कहें, दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज। अगर आप अपनी वाइफ के डोनर के बारे में कुछ पता कर पाएंगे तो शायद बात बन सकती है। कबीर ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, आपके कहने का मतलब है कि उसके डोनर की ही तरह अगर गुनगुन सारी चीजें करेगी तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इस पर डॉक्टर ने हामी भर दी। फिर आगे कहा, देखिए ये करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि गुनगुन की बॉडी भी जल्दी वो सब कुछ नहीं करेगी जो उसका दिल करना चाहेगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है। इसमें अगर कोई उसे कदम से कदम मिलाकर अच्छे से दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ाएगा तो शायद ये तरीका काम कर जाएगा। इसी तरह काफी देर तक डॉक्टर से बात करने के बाद कबीर वहां से निकल गया। उसने डॉक्टर को ये बात किसी से भी साझा न करने का ऑर्डर दे दिया था। डॉक्टर भी ये बात अच्छे से समझ गया था, क्योंकि वो कबीर वालिया जैसे इंसान से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इधर गुनगुन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। जब उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया तो वो बेहद घबरा गई। उसने सामने देखा तो मिहिका और विक्रम दिखाई दिए। वहीं मिहिका ने गुनगुन को होश में आते हुए देखकर कहा, थैंक गॉड भाभी, आपको होश आ गया। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। मैं तो बता भी नहीं सकती कि आपको उस तरह बेहोश देखकर भाई की हालत कैसे हो गई थी। तभी विक्रम ने कहा,
हाँ भाभी, मिहिका बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको नहीं पता, अभी अभी उन्होंने सबके सामने खुद को आपका हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था। विक्रम ने कबीर की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं गुनगुन का हस्बैंड हूँ, कबीर वालिया। हाय। विक्रम की इस नौटंकी पर गुनगुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे उन दोनों के अलावा कबीर ने भी देख लिया, जो अभी अभी गुनगुन के वार्ड में आ रहा था। वहीं गुनगुन, जिसके चेहरे पर अभी एक मुस्कान थी, अचानक कबीर को देखते ही वो मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक मायूसी ने ले ली थी। तभी अचानक उसे दिल में एक तेज दर्द होने लगा और वो फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अचानक हुए उसके इस बदलाव से सभी बेहद घबरा गए और फौरन डॉक्टर को बुलाने लगे। कबीर फौरन गुनगुन के पास आते हुए बोला, गुनगुन रिलैक्स, सब ठीक है, देखो सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन गुनगुन पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। अब्बास दुर्रानी दुबई से रवाना हो चुका था और अभी अभी भारत पहुंचा था। उसके साथ बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ मीडिया वालों ने चुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वे तस्वीरें वायरल हो गईं। रिपोर्टर कैमरामैन के साथ दौड़ते हुए, अब्बास साहब जरा 1 मिनट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त भारत आने का मकसद क्या है? अब्बास दुर्रानी बिना रुके धूप के चश्मे के पीछे सख्त चेहरे के साथ बोला, मीडिया से बात करने का समय नहीं है, मुझे एक पर्सनल काम है, इसलिए बेहतर होगा कि दूरी बनी रहे। बॉडीगार्ड हाथ बढ़ाकर रिपोर्टर को रोकते हुए बोला, पीछे रहिए, साहब को जाने दीजिए। रिपोर्टर दूर से चिल्लाते हुए बोला, क्या ये उस वायरल स्केच वाली लड़की से मिलने आना है? क्या वो आपकी मंगेतर है? लेकिन अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया और काली गाड़ी में बैठकर निकल गया। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड तक में ये फोटो देखकर हड़कंप मच गया। सब सोचने लगे, आखिर अब्बास दुर्रानी के भारत आने के पीछे क्या वजह है? एक शख्स चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते हुए बोला, भाई ये तो दुबई का बड़ा डॉन है, क्या बिजनेस डील करने आया होगा? दूसरा शख्स बोला, नहीं नहीं, मुझे लगता है कोई पर्सनल मामला है, इतनी भीड़ भाड़ किसी बिजनेस के लिए नहीं करता। तीसरा धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना है वो अपनी खोई हुई मंगेतर को ढूंढ रहा है, पागलों की तरह तलाश कर रहा है। फिर से पहले वाले शख्स ने कहा, भाई अब्बास दुर्रानी की यहाँ मौजूदगी साधारण नहीं है, लगता है जैसे ढूंढते ढूंढते उसने जमीन आसमान एक कर दिया। वो शख्स यही मिलने वाला है, चौकन्ना रहो और अपडेट रहो, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। सच तो ये था कि अब्बास दुर्रानी जिसे दीवानगी की हद तक ढूंढ रहा था, वो उसकी बचपन की प्यार और खोई हुई मंगेतर थी, जो इस दुनिया में उसे सबसे प्रिय थी। उसके लिए वो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता था। हर तरफ अटकलें थी। किसी का कहना था कि वो वायरल स्केच बनाने वाली कलाकार को खोजने आया है, तो किसी को अपनी ही थ्योरी पर अड़ा हुआ था। मगर अब्बास ने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही मकसद पर था, उस स्केच वाली लड़की को ढूंढना। इसके लिए उसने अपने सारे आदमियों को जगह जगह लगा दिया था और अब कोई भी रिपोर्टर उसके कदमों का पता नहीं लगा पा रहा था। उधर हॉस्पिटल में गुनगुन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गुनगुन को ऐसा क्या हो गया। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर ने बाहर आकर कबीर से कहा, मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ का हार्ट उनकी बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है। अब आपकी वाइफ के बचने के चांस से ना के बराबर हैं। ये सुनते ही कबीर के साथ साथ मिहिका और विक्रम के भी होश उड़ चुके थे। ये खबर सुनकर उनके साथ साथ अभी अभी आए हुए बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी सुन लिया था। दादा तो ये सुनते ही लड़खड़ा गए थे, जिन्हें यश ने संभाल लिया था। जब सबने पीछे देखा तो वे और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। यश को गुनगुन के बारे में उसके असिस्टेंट से पता चला था, क्योंकि उसका फोन असिस्टेंट के पास था। उसे आज कबीर से उसके और गुनगुन के रिश्ते के बारे में ही बात करनी थी, जिसके लिए वो उससे मिलना चाहता था। लेकिन गुनगुन के बारे में जानकर वो यहाँ आए बिना नहीं रह पाया और वो फौरन खबर मिलते ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। दादी ने कबीर से कहा, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं कबीर बेटा? दादी की इस बात पर कबीर की जगह विक्रम ने कहा, पता नहीं दादाजी, अचानक से ही भाभी को क्या हो गया। मॉल में तो अच्छी भली थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। जब हम उन्हें यहाँ लेकर आए तो ये सब। वहीं कबीर बिना किसी से कुछ बोले किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज का सदमा लग गया हो। तभी अचानक दादी ने कबीर से गुस्से से कहा, आज गुनगुन की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। जब से वो बेचारी यहाँ आई थी तब से ही तूने उसे सुख का एक पल नहीं दिया। ना तूने उसे अपनाया और ना ही तूने उसे छोड़ा। तूने सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया कबीर। आज मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा पोता है। अरे तुझसे अच्छे तो वे लोग होते हैं जिन्हें तुम जैसे लोग गवार बोलते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम एक पढ़े लिखे गवार हो, जिसमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। इतना कहते कहते दादी माँ बुरी तरह हाफने लगी। वहीं कबीर चुपचाप उनकी बातें सुनता जा रहा था। वो जानता था कि दादी माँ ने जो भी कहा वो हर शब्द सच था। उसने इतने दिनों में गुनगुन को सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया था। तभी नर्सें इधर उधर भागती हुई नजर आ रही थी। उन्हें इस तरह देखकर सभी बेहद परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कबीर को देखते हुए बोले, आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही कबीर की मानो जैसे सांसें ही थम गई थी। उसे अपनी पूरी दुनिया खत्म होती हुई सी महसूस हो रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर गिर गईं। कबीर को इस हालत में देखकर सभी चौंक गए थे, खासकर यश। जहां तक यश कबीर को जानता था, वो बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन था। इतने सालों में उसने उसे कभी भी किसी के लिए इतना वरीड होते हुए नहीं देखा था, और फिर किसी के लिए आंसू बहाना तो बहुत दूर की बात थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि कहीं ना कहीं कबीर गुनगुन से प्यार करने लगा है। लेकिन वो अपने दोस्त को अच्छे से जानता था कि वो कभी भी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने देना चाहता कि वो गुनगुन से कितना प्यार करता है। कबीर पागलों की तरह चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी गुनगुन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे उसे वापस लेकर आना ही होगा।
ये बोलते ही कबीर सीधे गुनगुन के वार्ड में चला गया। वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर गुनगुन के सामने जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल के पास रख लिया। वो मायूस होते हुए बोला, गुनगुन उठो ना, देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज मेरी खातिर वापस आ जाओ। गुनगुन के हाथ को अपने दिल के पास रखकर कबीर ने कांपती आवाज में कहा, सुन रही हो इसकी धड़कन? देखो मेरा दिल कितने जोर से धड़क रहा है। इन धड़कनों में कब तुम बस गईं पता ही नहीं चला। मैंने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने इस दिल के हाथों मजबूर होकर रह गया। अब जब इस दिल में तुम बस गई हो तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सेट हो? मुझे इस तरह अकेला करके मत जाओ। माई हार्ट बीट, प्लीज वापस आ जाओ। उसके शब्द हवा में घुलते जा रहे थे, लेकिन गुनगुन के कानों तक शायद वे पहुंच भी रहे थे या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं अस्पताल के उस ठंडे नीरस कमरे में गुनगुन एक बेजान लाश की तरह पड़ी थी। सफेद चादर के नीचे उसका चेहरा मोम की तरह पीला और निष्प्राण था। उसके शरीर की रौनक जाती रही थी, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मॉनिटर की स्क्रीन पर सीधी रेखा खींची जा रही थी, वो रेखा जो मौत की खामोशी बयान करती है। पर कबीर को इस बात का जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है या वो किससे बात कर रहा है। उसने बस एक ही सत्य मान लिया था, गुनगुन सुन सकती है, महसूस कर सकती है और उसे लौटना ही होगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अब कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम जो कहोगी सब करूंगा, बस वापस आ जाओ। ये कहते कहते वो बुरी तरह भरभरा गया। उसकी आंखों से छलछलाते आंसू की बूंदें एक एक करके गुनगुन के सुन्न हाथ पर टपक रही थीं। वो उन बूंदों को नहीं रोक पा रहा था, न ही अपने दिल के टूटने की आवाज को। कितने दिनों से वो इन शब्दों को अपने भीतर दबाए बैठा था। कितनी रातें वो उसके बगल में बैठा सोचता रहा। पर आज जब सारी सीमाएं टूट गईं, तब उसने सब कुछ उंडेल दिया। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वो किससे क्या कह रहा है और क्या ये सब सही है या गलत। उसे बस अपने दिल की बात कहनी थी। वो सारी बातें जो उसने कभी कही नहीं थी, वो सारी मोहब्बत जो उसने दिखाने से इनकार कर दी थी, वो सारी नाराजगी जो वास्तव में प्यार का ही एक रूप थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तो क्या इसके लिए तुम मुझे सजा नहीं दोगी? अब जल्दी से उठो और मुझे सजा दो। मैं तुम्हारी हर सजा को कबूल करने को तैयार हूँ। गुनगुन, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। गुनगुन, प्लीज वेक अप। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि लगता था मानो उसकी रूह चीख रही हो। वो गुनगुन का हाथ थामे बैठा था, उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई, मानो वो उसे इस दुनिया से पकड़ कर रखना चाहता हो। उसकी नजरें गुनगुन के बंद पलकों, थरथराती पलकों की छाया और स्थिर होठों पर टिकी थीं। वो बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी निगाहों की गर्मी से ही गुनगुन की सांसें वापस आ सकती हैं। तभी अचानक मॉनिटर से बीप बीप की आवाजें आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज और फिर एक नियमित लय में। गुनगुन के दिल की धड़कन स्क्रीन पर लहरों की तरह उभरने लगी। कबीर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा, फिर गुनगुन की छाती को, जहां हल्की सी हरकत दिखाई दी थी। डॉक्टर, डॉक्टर! वो चीखता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। उसकी आवाज इतनी बिखरी हुई और घबराई हुई थी कि बाहर बैठे डॉक्टर और सारे घर वाले एक साथ उठ खड़े हुए। कबीर के चेहरे पर उम्मीद की चमक और भय का अजीब संगम था। डॉक्टर दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके पीछे पीछे परिवार के सभी लोग भी वार्ड के भीतर आ गए। हर कोई सवालिया निगाहों से कबीर को देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, क्या हुआ, क्या हो गया? डॉक्टर ने फौरन गुनगुन को जांचना शुरू किया। नाड़ी, सांसें, प्यूपिल रिफ्लेक्स, हार्ट मॉनिटर, सब कुछ एक एक करके परखा। कुछ पल तो कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर ने सीधे कबीर की तरफ देखा और हैरानी भरी मुस्कान के साथ कहा, इट्स अ मिरेकल मिस्टर वालिया। वाकई आपकी पत्नी बेहद किस्मत वाली हैं, जो मरकर जिंदा वापस लौटी हैं। ये सुनते ही कबीर की सांसों में जान आ गई। उसके चेहरे से पहले का सारा दर्द धुल गया और उसकी जगह अथाह खुशी ने ले ली। घर वालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ रो पड़े तो कुछ खुदा का शुक्र करने लगे। पर डॉक्टर ने तुरंत ही सबको बाहर जाने का इशारा कर दिया और कबीर से कहा, मिस्टर वालिया, अब आपको अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी वो कमजोर हैं, पर जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बस किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक तनाव ना दें। इतना कहकर वो चला गया। कबीर डॉक्टर की बात को अच्छी तरह समझ गया। उसे पता था कि डॉक्टर ने जो कहा उसका मतलब सिर्फ शारीरिक देखभाल नहीं था, बल्कि उसकी मौजूदगी, उसकी मोहब्बत, उसका साथ, ये सब गुनगुन की दवा थे। उसने धीरे से गुनगुन के सिर को अपने सीने से लगाया, अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए कहा, अब जब तक मेरे दिल में ये धड़कन है, तब तक तुम्हारी हार्ट बीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी हर धड़कन का पहरेदार बनूंगा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके माथे को चूमा, गालों को, बंद पलकों को और धीरे से उसके होठों को भी। हर चूम में उसने अपना पूरा प्यार, पछतावा और वादा समेट दिया। फिर उसके कान में फुसफुसाया, अब तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है, अब तुम मेरा प्यार देखोगी। उसकी आंखों में अब नमी तो थी, पर वो दुख की नहीं, खुशी और विश्वास की थी। दूसरी तरफ जैनी के घर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। जब उसे पता चला कि गुनगुन मर चुकी है तो वो उछल पड़ी थी। उसने सोचा, बस अब रास्ता साफ है, कबीर मिल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ मेरा हो जाएगा। पर जैसे ही उसने खबर सुनी कि गुनगुन बच गई है और जानती भी जा रही है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने मन ही मन कस्में खानी शुरू कर दी। कितना अच्छा मर रही थी, मर जाती तो मुझे अपने काम में ज्यादा देर नहीं लगती। पर नहीं, मरी नहीं, बल्कि मरकर जिंदा हो गई। अब मुझे कबीर और उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसलता महसूस हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वो एक कोने में बैठी सोचती रही, दिमाग पर जोर डालती रही कि कोई रास्ता निकले। और अचानक उसे कबीर की माँ सपना जी की याद आई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई।
सपना आंटी, हाँ वही सही रहेंगी। अब जब तक मेरी शादी कबीर से नहीं हो जाती तब तक मुझे उस औरत को किसी भी तरह झेलना होगा। ये कहकर उसने तुरंत फोन उठाया और सपना जी को कॉल कर दिया। उधर सपना जी भी इस बात से काफी परेशान थीं कि गुनगुन बच गई है। उन्हें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें डर था कि अब कबीर गुनगुन को अपनी पत्नी मान बैठेगा और जेनी का सपना टूट जाएगा। वे सोच रही थीं, मैं कबीर की माँ हूँ, वो मेरी सुनेगा, मैं ये शादी किसी भी हाल में होने दूंगी। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जेनी का नाम देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और फोन उठाया। शुरू में दोनों ने नॉर्मल बातें की, फिर जेनी ने धीरे धीरे पूरे अस्पताल का वाकया सुनाया। कबीर का गुनगुन के सिरहाने रोना, उसकी दुआएं और डॉक्टर का मिरेकल कहना। सपना जी का चेहरा सुनते सुनते उतरता गया। अंत में सपना जी ने कड़े लहजे में कहा, देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी कबीर से होकर ही रहेगी। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए कौन सही है और कौन गलत। वो गमार और जाहिल लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका मेरे बेटे से कोई मेल नहीं है, ना तो उसका ठाट बाट, ना लहजा, ना उसमें वो काबिलियत जो कबीर के बराबर बैठ सके। जेनी ने चुपचाप सब सुना और फिर मीठी मीठी आवाज में बोली, जी आंटी, बिल्कुल सही कहा आपने, पर मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं कबीर इमोशनल होकर उसे एक्सेप्ट ना कर लें। इस पर सपना जी ने गरिमा और अखरता के साथ जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मेरी बहू तो तुम ही बनोगी जेनी, मेरा विश्वास रखो। फोन रखने के बाद सपना जी कुछ देर खामोश बैठी रहीं। उनकी आंखों में जिद और घमंड की चमक थी। उन्होंने अपने आप से कहा, इतनी आसानी से मैं किसी को भी मुझसे मेरा कबीर छीनने नहीं दूंगी। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े करूंगी। माँ का फर्ज है कि बेटे को गलत राह से बचाऊं, चाहे उस गलत राह को कोई और कितना ही सही क्यों ना बताए। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और खिड़की से बाहर देखा, जैसे उनकी नजरें कबीर और गुनगुन के बीच की उस दूरी को माप रही हों जिसे वो और बढ़ाना चाहती थी। और इसी बीच अस्पताल के उस कमरे में जहां जीवन और मृत्यु के बीच का मंजर अभी अभी समाप्त हुआ था, कबीर गुनगुन के बगल में बैठा उसकी कोमल उंगलियों को सहला रहा था। अब उसे पता था, ये सिर्फ एक और मौका नहीं है, ये उसका आखिरी और सबसे कीमती अवसर है, अपने प्यार को जताने का, सहेजने का और एक नई शुरुआत करने का। अब वो ना तो गुस्से से काम लेगा, ना अहंकार से, बस प्यार से। गुनगुन की पलकें थोड़ी हिली, जैसे उसके भीतर कोई हलचल हो रही हो। कबीर ने फुसफुसाया, आओ मेरी रानी, जागो और देखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कमरे में अब धूप का एक पतला सा किरण झरोखे से आ रहा था, जो गुनगुन के चेहरे पर पड़ रहा था, मानो मौत के बाद की पहली सुबह उन दोनों को गले लगा रही हो। अगले 2 दिनों तक गुनगुन अस्पताल में ही रही। इस पूरे दौरान कबीर एक बार भी उससे मिलने नहीं आया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। उसने खुद से कहा, ये लोग समझते क्यों नहीं, मेरा गुनगुन से मिलन बहुत जरूरी है, मुझे कोई उसके पास अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और खुद से घबराते हुए बोला, लेकिन मैं गुनगुन का सामना कैसे करूंगा, कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। कबीर को लग रहा था कि अगर गुनगुन ने सब कुछ सुन लिया है और फिर भी चुप है तो इसका क्या मतलब, क्या वह उसकी भावनाओं को नकार रही है। इसी उधेड़-बुन में कबीर ने खुद को 2 दिनों तक उससे दूर रखा। अस्पताल के बाहर आकर भी वह कई बार रुका, लेकिन उसके कदम अंदर नहीं बढ़ पाए। उसे लगा कि शायद कुछ दिनों का यह अंतराल उन दोनों के बीच की इस अजीब सी स्थिति को सही कर देगा, पर उल्टा उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। आज गुनगुन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। सुबह से ही उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी वह कबीर के आने का इंतजार कर रही थी। शायद दिल में कोई हल्की सी आस थी कि आखिरी दिन तो वह जरूर आएगा। पर जब घंटों बीत गए और दोपहर ढल गई, तब तक कबीर मिलने नहीं आया तो वो खुद से बोली, ये भी ना कभी कभी एकदम से अजीब हो जाते हैं, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं खुद ही उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। गुनगुन कबीर की बेरुखी और उसके बदलते व्यवहार से थक चुकी थी। गुनगुन के इस बदले हुए रवैये को विक्रम और मिहिका अच्छे से समझ रहे थे। वे जानते थे कि कबीर की अनदेखी ने उसे कितनी ठेस पहुंचाई है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि गुनगुन बहुत मजबूत है। विक्रम ने गुनगुन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात है, आपको शायद पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको बैंगलोर जाना होगा एक बड़े स्केच कंपटीशन के लिए। तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि वहाँ आपको अपनी आर्ट का जलवा दिखाना है। यह खबर सुनते ही गुनगुन के चेहरे पर एक मीठी कोमल मुस्कान खिल उठी। कुछ देर के लिए उसने कबीर के बारे में सब कुछ भूलकर इस नए अवसर की खुशी में खुद को डुबो दिया। वह विक्रम से बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम भैया, मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन पर ही ध्यान दूंगी। मुझे अपनी कला पर भरोसा है और मैं वहां जाकर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। लेकिन आखिरी शब्द बोलते ही उसकी आवाज रुक सी गई, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर अटक गया, जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी। शायद कबीर के बारे में, शायद अपने टूटते दिल के बारे में, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बातों के इसी अंतराल को भांपते हुए मिहिका ने तुरंत गुनगुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्यार से उसे समझाने लगी। उसने गुनगुन की ठुड्डी को हल्का सा उठाते हुए कहा, मेरी प्यारी भाभी, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ना, हम लोग हैं ना आपके साथ, विक्रम भैया हैं, मैं हूँ, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आपको बस अपना ध्यान रखना है, बाकी सब टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। मिहिका की इन दिलासा भरी बातों ने गुनगुन के मन को थोड़ा हल्का जरूर किया, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं कबीर के लिए एक सवालिया निशान जरूर बना हुआ था। तभी कबीर ने अपने पर्सनल असिस्टेंट रोनित को गुनगुन को डिस्चार्ज कराने के लिए अस्पताल भेज दिया। रोनित वहां पहुंचा और उसने पूरी फॉर्मेलिटीज निपटानी शुरू कर दी। गुनगुन ने जब उसे देखा तो उसकी निगाहें उसके पीछे खोजने लगी, कहीं कबीर आया हो तो, शायद वो कार में बैठा हो या किसी कोने में खड़ा हो। पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसका मन घबरा सा गया। रोनित ने मानो उसकी ये पीड़ा समझ ली और औपचारिक लहजे में बोला,
मैडम, बॉस को एक बहुत ही जरूरी और इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो खुद नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए भेजा है। ये सुनते ही गुनगुन का चेहरा मुरझा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों में जो चमक आई थी वो फिर से लुप्त हो गई। उसने खुद को समझाया कि शायद यही उसका हिस्सा है। कबीर से बस इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गईं और गुनगुन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। मिहिका और विक्रम ने उसका सामान उठाया और वे सब बाहर की तरफ बढ़े। अस्पताल के मेन गेट पर एक शानदार ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। कार को देखते ही मिहिका के मन में बिजली कौसी। उसने तुरंत पहचान लिया, ये कबीर की पर्सनल कार थी। मिहिका ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो भाई की कार है। लगता है भाभी को लेने वे खुद आए हैं, पर अंदर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। चलो मैं ही इन्हें एक मौका देती हूँ। इसी चालाकी से उसने फौरन गुनगुन को उस ब्लैक कार की तरफ धकेल दिया और बोली, भाभी आप इस कार में बैठ जाइए, मैं और विक्रम पीछे वाली दूसरी कार में आ रहे हैं। गुनगुन कुछ समझ पाती इससे पहले ही मिहिका वहां से उठकर विक्रम के साथ दूसरी कार में बैठकर रवाना हो गई। गुनगुन असमंजस में खड़ी रह गई, पर फिर उसने सोचा कि मिहिका की जिद के आगे कौन टिक पाता है। उसने अपनी हिचकिचाहट को दबाते हुए ब्लैक कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अंदर का एहसास बहुत अलग था। महंगे अतर की खुशबू, ठंडी हवा और सन्नाटा। कार स्टार्ट हुई और कुछ ही पलों में अचानक से कार का पार्टीशन ऑन हो गया। ड्राइवर और पिछली सीट के बीच का शीशा अपने आप उठ गया, जिससे पीछे की सीट पूरी तरह से एक पर्सनल रूम जैसी हो गई। गुनगुन ने जैसे ही ये बदलाव देखा, वो कुछ सोच या समझ पाती तभी वो चौंक गई। वो अचानक से किसी की गोद में बैठी हुई थी। उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गईं। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसे सामने कबीर था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़े हुए थे, मानो उसने पिछले कई दिनों की नींद गवा दी हो। उसका चेहरे पर थकान उसकी खूबसूरती पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक कबीर धीरे धीरे गुनगुन की तरफ झुकने लगा और फिर बिना कुछ कहे उसके होठ गुनगुन के कोमल होठों से मिल गए। थोड़ी देर बाद कबीर ने जबरदस्ती खुद को गुनगुन से अलग किया और खुद से बोला, गुनगुन की अभी जो हालत है उसमें मेरा जल्दबाजी में उसके करीब जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं मैं उसे और डरा ना दूं। लेकिन इसी बीच गुनगुन ने कुछ ऐसा किया जिसने कबीर की सारी सोच को चौपट कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे वो उठी और अचानक से कबीर के सीने से जा लिपटी। उसने अपना चेहरा उसकी छाती पर टिका दिया और अपनी बाहों को उसके गर्दन के चारों ओर कस लिया। उसका ये बर्ताव बहुत ही अचानक हुआ था। कबीर ऐसा पहले कभी नहीं देख पाया था। वो इतनी बेबाक और मासूमियत से उससे चिपकी हुई थी जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे प्यारी चीज को खोने से डर रहा हो। गुनगुन का ये बिहेवियर देखकर कबीर बेचैन हो उठा। उसकी धड़कनें अनकंट्रोल्ड हो गईं। उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, ये क्या हो रहा है? गुनगुन आज इतनी इमोशनल क्यों है? कहीं उसने अस्पताल वाली वो सारी बातें सुन तो नहीं ली? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने उससे कितनी बेबसी से प्यार की इबादत की थी? अगर उसे याद है तो वो इस बारे में क्यों नहीं पूछती? या फिर वो चुप रहकर मुझे परख रही है? सवालों के इस भंवर में कबीर का दिमाग चकराने लगा। उसने अपनी बाहों को धीरे से गुनगुन की कमर पर रखा और उसे अपने से थोड़ा दूर करते हुए उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मानो वो उसकी आंखों में छिपे राज को पढ़ना चाहता हो। पर गुनगुन ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए रखा, जैसे अब वो सवालों के इस दायरे में नहीं बल्कि सिर्फ उसकी बाहों की गर्मी में रहना चाहती हो। और यही गहरी चुप्पी कबीर के दिल को और भी अधिक बेचैन कर रही थी। कार में कबीर अपने ही सोच में गुम था कि अचानक गुनगुन ने कबीर से कहा, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? ये कहते हुए वो उसकी आंखों में ही देख रही थी। कबीर ने जिस वक्त गुनगुन से अपने प्यार का इजहार किया था, उस वक्त गुनगुन भले ही अचेत अवस्था में थी, लेकिन होश में आने के बाद उसे लगने लगा था कि कबीर ने ही उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया, क्योंकि वह उससे प्यार करते हैं। अब जब वो कबीर के इतने पास थी तो वो खुद को उससे ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। वहीं अचानक गुनगुन के इस सवाल से कबीर चौंक गया और वह गुनगुन को देखने लगा। फिर थोड़ी एरोगेंट आवाज में बोला, मैं और तुमसे प्यार? क्या मजाक कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उसके इस जवाब से गुनगुन हैरान हो गई और उसकी पकड़ उसके कंधे से छूट गई। वो कबीर से थोड़ा दूर होने लगी कि तभी कबीर ने उसे फिर से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह खुली आंखों से सपना देखना अच्छा नहीं होता। वैसे भी तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे प्यार करूं? तुम कहीं से भी मेरे लायक नहीं हो। तुम तो मेरे लायक सिर्फ और सिर्फ जैनी ही है और मैं बहुत ही जल्द उससे शादी भी करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो गुनगुन की आंखों में ही देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसकी बातें गुनगुन के सीने में किसी खंजर की तरह लग रही होंगी, लेकिन वो मजबूर था। अगर उसे गुनगुन के उस डोनर के बारे में जानना था तो उसे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। वहीं गुनगुन की आंखें कबीर की बातों से भर आई थीं और वो किसी भी पल रोने ही वाली थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और कबीर से मुंह फेर लिया, लेकिन उसने कबीर से कुछ नहीं कहा। फिर कबीर ने आगे कहा, अपने इस छोटे से दिमाग में ये ख्याल मत लाना कि अगर मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था तो फिर मैंने तुम्हें बचाया ही क्यों? मैंने तुम पर पूरे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो जब तक मैं वो पैसे तुमसे वसूल नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया। वहीं गुनगुन अब भी खामोश ही रही, जिससे कबीर समझ नहीं पा रहा था कि अभी तक गुनगुन ने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। वजह थी, गुनगुन के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए की ही बात गूंज रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे कैसे भी इनके पैसे वापस करने ही होंगे, तभी मैं इनसे आजाद हो सकती हूँ। यही सब सोचते हुए वो सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। इसी तरह वे वालिया मैंशन में भी पहुंच गए। कबीर के साथ गुनगुन को आते हुए देखकर जहां सभी लोग काफी खुश थे, वहीं जैनी और सपना जी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जैनी आज सपना जी से कुछ बातें करने आई थी। मैंशन में पहुंचते ही दादाजी और दादी माँ ने गुनगुन को बड़े ही प्यार से वेलकम किया। दादाजी ने गुनगुन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मैंने अपनी बच्ची को खो दिया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुझे फिर से मेरे पास भेज दिया। वहीं दादी ने भी गुनगुन को प्यार से देखते हुए कहा, चलो बेटा, अब तुम सिर्फ आराम करोगी, ठीक है। ये कहकर उन्होंने मिहिका को गुनगुन को कबीर के बगल वाले कमरे में लेकर जाने के लिए कहा। तभी सपना जी बोली, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़की इस घर की एक सर्वेंट है और सर्वेंट्स को। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दादी ने तेज आवाज में कहा, जब मैंने एक बार फैसला ले लिया है तो फिर किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। सपना जी ने कबीर की तरफ देखा, लेकिन सरप्राइजिंगली कबीर ने इस बार कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो मन ही मन दादी के फैसले से काफी खुश था। अब उसे गुनगुन को देखने या मिलने के लिए चोरों की तरह रात को नहीं जाना पड़ेगा। वहीं जैनी दादी के इस कदम से काफी गुस्सा थी और वो इसके बारे में कबीर से बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं कबीर जैसे ही कमरे में आया तो अपने पीछे जैनी को आते हुए देखकर उसकी एक आईब्रो उठ गई और वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, यहाँ क्यों आई हो। उसके इस तरह के रिएक्शन से जैनी काफी ऑफेंड होने लगी। फिर भी वो एक झूठी मुस्कान के साथ कबीर के करीब आई। उसके बाद वो कबीर के गले लगते हुए बेहद ही दिलकश आवाज में कहने लगी, बेबी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे यूं कटे कटे क्यों रहने लगे हो? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, तो हमें साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये कहते हुए वो लगभग कबीर से बिल्कुल चिपक गई थी। वहीं गुनगुन जब अपने रूम में जा रही थी तो उसकी नजर अनजाने में ही कबीर के रूम की तरफ पड़ गई। अपने सामने के नजारे को देखकर गुनगुन को पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसने पहले भी कबीर और जैनी को इतने करीब देखा था, लेकिन आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन दोनों को एकटक देखे ही जा रही थी। वहीं कबीर ने भी गुनगुन को उन्हें देखते हुए देख लिया था। उसने गुनगुन के रिएक्शन को देखने के लिए जैनी को कमर से पकड़कर अपने और भी करीब कर लिया, जिससे जैनी को बहुत खुशी हुई। लेकिन बाहर खड़ी गुनगुन की गुस्से से मुट्ठी कस गई और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक उसके दिमाग और दिल में एक जंग सी छिड़ गई। फिर अचानक उसके बॉडी में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें बेहिसाब गुस्सा नजर आने लगा था। उसका बस चलता तो वो अपनी आंखों से ही जैनी को जलाकर मार डालती। वो गुस्से से जैसे ही कबीर के रूम की तरफ बढ़ने लगी, वैसे ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो मिहिका थी, जो किसी काम से गुनगुन को थोड़ी देर के लिए छोड़कर चली गई थी। उसने कहा, चलिए भाभी, आपका रूम इस तरफ है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं जब कबीर ने देखा कि गुनगुन चली गई है तो उसने झट से जैनी को खुद से दूर करते हुए बोला, चलो हटो, आइंदा कभी मेरे करीब मत आना। ये बोलते ही कबीर वहाँ से चला गया। उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर को जैनी समझ नहीं पा रही थी। वो कंफ्यूज्ड होती हुई बोली, अरे आखिर ये चाहता क्या है? कभी तो बिल्कुल करीब आ जाता है और कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे वो जानता तक नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? मुझे पता करना ही होगा। जैनी इस वक्त कबीर से जल्द शादी करने के बारे में बात करने आई थी, लेकिन कबीर के इस बिहेवियर को देखकर वो समझ गई थी कि कबीर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कबीर चाहकर भी इस शादी से भाग न पाए। अब उसके दिमाग में एक और नए षड्यंत्र ने जगह ले ली थी। घर के सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन कबीर अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी कबीर अपने बेड से उठ गया और गुनगुन के रूम में आ गया, लेकिन कबीर को गुनगुन वहाँ नहीं मिली। वह थोड़ा परेशान हो गया। फिर वह बाहर निकलकर गार्डन एरिया में चेक करता है तो भी उसे गुनगुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अचानक गुनगुन इतनी रात को कहाँ जा सकती थी। फिर उसने एक बार टेरेस पर भी जाकर चेक किया, वहाँ भी उसे गुनगुन नहीं दिखी। आखिर में उसने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें उसे गुनगुन मिहिका के साथ कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दी। यह देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो बोला, उफ, ये लड़की भी ना मुझे ना चैन से जीने देती है और ना ही मेरी फीलिंग समझती है। इतनी रात को आखिर गई तो गई कहाँ? कबीर ने फौरन मिहिका के ड्राइवर को कॉल किया और उसकी करंट लोकेशन पूछी। थोड़ी ही देर में वह एक नाइट बार के सामने पहुंच गया था। अंदर जाकर उसने देखा कि चारों तरफ शोर ही शोर था। स्टेज पर सभी लड़के लड़कियां मस्त होकर डांस कर रही थी। वहीं कबीर जैसे ही बार में एंटर किया, वैसे ही सभी लोगों की नजरें उसकी तरफ चली गईं। जहां कुछ लोग उसे पहचान गए थे, वहीं कुछ लोग अभी भी उसकी पहचान से अननोन थे। कुछ लड़के उसके हैंडसम पर्सनालिटी से जलन महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कई लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। लेकिन कबीर को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस मिहिका और गुनगुन को ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर स्टेज की तरफ गई, जहां एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर स्टेज पर डांस कर रही थी। डांस करते हुए वह लड़की बेहद ही हसीन लग रही थी। कबीर के मुंह से अचानक निकल पड़ा, ओह माय गॉड, ये गुनगुन का कौन स्वरूप है? एक पल के लिए तो कबीर भी उसे पहचान नहीं पा रहा था कि वह वही गुनगुन है जो हमेशा पूरे कपड़े पहनकर रहती थी। लेकिन अभी जो गुनगुन उसके सामने थी, वह बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट थी। उसके चारों तरफ कई लड़के थे जो उसे अपनी लस्ट भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन गुनगुन इन सब से अनजान डांस करने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने आसपास की किसी चीज का ख्याल नहीं था। तभी अचानक एक लड़का गुनगुन को छूने के इरादे से जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी कबीर ने गुनगुन को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधे उसके सीने से लग गई। कबीर ने उस लड़की को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या हरकत है गुनगुन, देखो क्या हालत बना ली है तुमने। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि गुनगुन ही थी, जो स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही थी। अब तक गुनगुन पूरी तरह से नशे में टल्ली हो चुकी थी। उसे अब सब कुछ दो दो दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, पतिदेव पतिदेव, उप्स सॉरी, आप तो मुझे पत्नी ही नहीं मानते, तो मैं भला आपकी पत्नी कैसी हो गई?
फिर उसने आगे कहा, आप मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं, मुझसे एक पति नहीं संभाला जाता और यहाँ तो दो दो पति को कैसे संभालूंगी। फिर हंसते हुए बोली, अरे वैसे भी आप तो अब जेनी से शादी करने वाले हैं, तो मुझे भला आपको संभालने की जरूरत ही नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके इस जवाब से न सिर्फ कबीर हैरान था बल्कि मिहिका भी थी, क्योंकि उसने आज से पहले गुनगुन का ये रूप नहीं देखा था। सबसे ज्यादा हैरान तो वो कबीर को यहाँ देखकर हुई थी। अब उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। मिहिका गुनगुन के साथ ही थी, लेकिन कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल होश में थी। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? फिलहाल के लिए वो अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वो जैसे ही कबीर को कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। मिहिका अपना मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। वहीं कबीर गुनगुन को लेकर बार से बाहर निकल गया। कबीर ने गुस्से से कहा, तुमने ड्रिंक क्यों की? जब हैंडल नहीं होता तो। उसकी बात को बीच में काटते हुए गुनगुन ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। फिर अचानक हंसने लगी। फिर हंसते हंसते एक्सप्रेशन बदलकर रोने वाले एक्सप्रेशन में बोली, आप मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं मानते? देखिए, आज मैंने आपके पसंद की तरह के कपड़े भी पहने हैं। ये कहते हुए वो कबीर को अपना ड्रेस दिखाने लगी। अब तो मैं आपके पसंद की जैसी लग रही हूँ ना? तभी कबीर ने नोटिस किया कि गुनगुन ने सचमुच एक टाइट फिटिंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद हॉट लग रही थी। उसका परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट हो रहा था। उसमें उसकी क्लीवेज भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए तो कबीर गुनगुन को देखता ही रह गया। उसे देखकर कबीर तो अपने होश ही खो बैठा था। तभी कबीर ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, आज ये लड़की अपनी हॉटनेस से मेरी जान लेकर ही मानेगी। अब इसे कैसे समझाऊं कि ये मुझे ट्रिगर कर रही है। गुनगुन ने कहा, होने वाले एक्स पतिदेव, बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। ये कहते हुए वो कबीर के बेहद करीब आ गई। उसकी करीबी से कबीर को अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस होने लगा। फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए उसने उससे कहा, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हो, अब यहाँ से चलो। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो गजब हो जाएगा। उसने किसी तरह उसे समझा बुझाकर अपनी कार में बिठा दिया। रास्ते भर कबीर गुनगुन की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान हो गया था। उसका मन कर रहा था कि जिसने भी इसे ड्रिंक करवाई थी उसे पटक पटक कर मारे। थोड़ी ही देर में वे वालिया मैंशन में पहुंच गए। वहां पहुंचकर कबीर ने गुनगुन को अपनी गोद में उठा लिया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं गुनगुन ने कबीर के गले में अपनी बाहें लपेट दी और फिर एकटक उसे ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। वो अभी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। वो कभी कबीर के गले पर चिकोटी काट रही थी तो कभी उसके गालों को खींच रही थी। उसकी इन हरकतों से कबीर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। उसे इस तरह किसी का यूं गाल खींचना पसंद नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो गुनगुन को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह नशे में धुत थी। अभी कबीर उसे कुछ कहता तो वो उसे बिल्कुल नहीं समझती, उल्टा उसे ही और परेशान करती, सो अलग। रूम में पहुंचते ही उसने उसे नीचे उतार दिया और फिर उसे अपने कपड़े बदलकर सोने के लिए कहा। गुनगुन कपड़े लेकर वॉशरूम में चली तो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से उसके चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर कबीर ने बिना वक्त गवाए वॉशरूम में जाकर देखा। अंदर जाते ही सामने का नजारा देखकर वो फ्रीज हो गया, क्योंकि अभी गुनगुन पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो डर के मारे एक कोने में छुपी हुई थी। कबीर को देखते ही वो फौरन उसके गले लग गई। गुनगुन ने कबीर से कहा, होने वाले एक्स पतिदेव, देखो वहाँ एक छिपकली है। ये कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। वहाँ देखते ही कबीर की आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसने गुनगुन से कहा, कहाँ है छिपकली? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब चुपचाप बहाना बनाना बंद करो और जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर वो जैसे ही बाहर जाने लगा कि तभी अचानक साबुन पर पैर पड़ने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गुनगुन के ऊपर ही गिर गया। अनजाने में हाथ लगने से शावर भी ऑन हो गया, जिससे वो और गुनगुन दोनों भीगने लगे। तब दोनों एक दूसरे को किसी दीवाने की तरह देख और महसूस कर रहे थे, मानो जैसे वर्षों बाद इस तरह मिलना हुआ हो। वालिया मैंशन में जहाँ सभी सो रहे थे, वहीं दो लोग प्यार के समंदर में भीगने को तैयार थे। ये कोई और नहीं बल्कि गुनगुन और कबीर थे, जो इस वक्त शावर के नीचे भीग रहे थे। गुनगुन तो पहले से ही भीगी हुई थी, लेकिन अब कबीर भी पूरी तरह से भीग चुका था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे कि अचानक गुनगुन आगे बढ़कर कबीर को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कबीर पीछे हटने लगा। ये देखकर गुनगुन को गुस्सा आ गया और वो बोली, चुप, एकदम चुप, इधर आओ मेरी तरफ, नहीं तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कबीर पहली बार किसी की बात से डरा था। उसकी बात सुनते ही वो गुनगुन के करीब आ गया। कबीर के पास आते ही गुनगुन ने बिना वक्त गवाए उसने अपने नाजुक होंठ उसके होठों पर रख दिए। कबीर को गुनगुन से इस तरह के एक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया, लेकिन जल्द ही वो उससे बाहर आया और फिर गुनगुन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कबीर मन ही मन बोला, अरे आज इस लड़की को हो क्या गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं गुनगुन और वो कबीर है। काफी देर तक यूं ही किस करने के बाद कबीर को रियलाइज हुआ कि वो अगर ज्यादा देर और यहाँ रहा तो वो शायद अपना कंट्रोल खो बैठेगा। वो बहकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे आगे चलकर उसे किसी भी तरह के गिल्ट का सामना करना पड़े। उसने गुनगुन को कपड़े बदलने के लिए कहा और फौरन वॉशरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद गुनगुन ने कपड़े चेंज करके बाहर आकर सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वहीं कबीर जब कपड़े चेंज करके गुनगुन को देखने आया तो वो बेड पर आराम से सो रही थी, जिसे देखकर उसने चैन की सांस ली। गुनगुन की तरफ देखते हुए बोला, थैंक्स गॉड ये सो गई, नहीं तो आज ये तो भूखी शेरनी बनी हुई थी। मैंने इसका ये रूप कभी नहीं देखा था। ये कहने के बाद कबीर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटते ही उसे आज गुनगुन की सारी हरकतें याद आ रही थी। उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगली सुबह गुनगुन जब सोकर उठी तो उसे अपने सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई।
तभी मिहिका अपने हाथ में नींबू पानी लेकर उसके सामने खड़ी हो गई और फिर उसे गुनगुन को पीने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद जब गुनगुन को थोड़ा बेहतर फील हुआ तो उसने मिहिका से पूछा, मिहिका ये मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है और कल रात हम लोग कहीं गए हुए थे क्या? उसके बाद मिहिका ने जो कुछ भी उसे बताया उसे सुनकर तो उसके तोते ही उड़ चुके थे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कल किया था। फिर वो सोचने लगी, अगर कबीर के आने से पहले मैंने इतना सब कुछ किया तो कबीर के सामने मैंने क्या क्या किया होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? अब हम किस मुंह से उनके सामने जाएंगे? यही सब सोचते हुए उसने आज बाहर नहीं जाने का डिसाइड कर लिया। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गुनगुन को वहां न देखकर जहां सपना जी को अच्छा लग रहा था, उनके मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। तभी अचानक मिहिका ने कहा, वो दादाजी, गुनगुन की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वो आज कमरे में ही ब्रेकफास्ट कर रही है। दादी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ है गुनगुन को? इस पर मिहिका उन्हें सच्चाई तो नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने कोई बहाना बना दिया जिस पर सभी ने विश्वास कर लिया। थोड़ी ही देर में अचानक जेनी अपनी मॉम के साथ वहां आ गई। उन्हें इतनी सुबह सुबह देखकर सभी घर वाले चौंक गए। सपना जी ने उनका वेलकम किया। दादा और दादी को भी न चाहते हुए सपना जी का साथ देना पड़ा। तभी अचानक जेनी की मॉम ने सपना जी को गले लगाते हुए कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है समधन जी, मुझे जैसे ही इसका पता चला मैं फौरन आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। उनकी बातें सुनकर सपना जी के साथ साथ सभी काफी कंफ्यूज हो गए और सभी सवालिया निगाहों से उन सभी को देखने लगे। तभी जेनी की मॉम ने एक मिठाई सपना जी को खिलाते हुए कहा, बधाई हो समधन जी, आप दादी बनने वाली हैं और मैं नानी बनने वाली हूँ। ये सुनते ही कबीर के साथ साथ उन सभी के ऊपर बिजली टूट पड़ी जो जेनी और कबीर की शादी के खिलाफ थे। कबीर तो ऐसे शॉक्ड होकर खड़ा था जैसे उसे किसी ने स्टैच्यू बोल दिया हो। वो सवालिया निगाहों से जेनी को देखने लगा तो जेनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। कबीर ने जेनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं सभी कबीर के इस बिहेवियर से फेमिलियर थे, लेकिन जेनी की मॉम ने सपना जी से कहा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो शायद जेनी से अकेले में कुछ बात करने गया होगा। ये कहकर उसने बात संभाल ली। हालांकि उसे भी ये खबर सुनकर ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। इसकी वजह ये थी कि बिना शादी के ये सब होना उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी अब जो होना था वो तो हो ही गया था। दूसरी तरफ जब कबीर जेनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था, तभी गुनगुन भी रूम से बाहर निकल रही थी। उसने कबीर को जेनी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते हुए देख लिया। कबीर ने जेनी को कमरे में लाकर गुस्से से कहा, ये सब क्या है जेनी, ये सब कैसे? इस पर जेनी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कबीर, क्या तुम्हें हमारी वो रात याद नहीं है? इस पर कबीर कुछ नहीं बोला। जेनी ने आगे कहा, आई एम सॉरी कबीर, मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। वहीं जेनी कबीर को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि ये बच्चा उसी का है। वहीं कबीर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे गुनगुन दिखाई दी, जो ये सब सुन चुकी थी। एक पल तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो भी अब समझ गई थी कि सच्चाई यही है और उसको ये बात कबूल करना ही पड़ेगा। वो मन ही मन बोली, आपने ये क्या किया पतिदेव? मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन आपने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मैं क्या करूं और कहां जाऊं? उसकी आंखों में आंसू थे और वो किसी भी पल बहने को तैयार थे। कबीर को देखते ही वो फौरन भागते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रूम में पहुंचकर गुनगुन फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे आज बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। हालांकि उसे हमेशा से पता था कि कबीर कभी भी उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं देने वाला है, लेकिन हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा था कि शायद कबीर ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। वो खुद से बुदबुदाई, मुझे इस बात का आज एहसास हुआ कि मैं ही गलत हूँ। अगर कबीर मुझसे प्यार करता तो वो जेनी से शादी क्यों कर रहा होता? अब तो उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि जेनी कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। उनको ये सब करने से पहले क्या मेरा ख्याल नहीं आया? ये कहते हुए वो और भी ज्यादा रो रही थी। तभी अचानक उसे दरवाजे पर नॉक होने की आवाजें आईं, जिसे सुनकर उसने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजा खोला। उसके सामने मिहिका खड़ी थी। मिहिका ने जैसे ही गुनगुन के उदास और रोते हुए चेहरे को देखा, उससे उसका करना पूछने लगी। उधर दूसरी तरफ घर वालों ने प्रेगनेंसी की खबर सुनकर जल्द से जल्द शादी करवाने का फैसला ले लिया था, इसलिए उन्होंने 2 दिनों में ही एंगेजमेंट सेरेमनी करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। जेनी इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने जो जाल बिछाया था उसमें वालिया खानदान के सभी लोग फंस चुके थे। उसने एक ऐसी चाल चली थी जिससे कबीर चाहकर भी नहीं निकल सकता था। वो इस वक्त घर के कोने में अकेले कहती थी और अपने इस नाटक का मजा ले रही थी। और उसने खुद से कहा, भगवान, कबीर को अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं पापड़ बेले, और देखो आखिरकार मैंने दिखा दिया कि जेनी जिद पर अड़ जाए तो कुछ भी कर सकती है। तभी जेनी को कुछ दिन पहले की वो घटना याद आ गई और वो उन ख्यालों में डूब गई। दरअसल पिछले दिन जेनी को उस मॉल वाली सेल्स गर्ल का कॉल आया था। उसने उससे पैसों की डिमांड की, जिस पर जेनी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। वो सेल्स गर्ल भी कम नहीं थी। उसने जेनी को धमकी दे डाली कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। इस पर जेनी गुस्से से बोली, तुम 2 कौड़ी की सेल्स गर्ल मुझे धमकी दोगी? जाओ, अब तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। इस पर वो लड़की हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा सकती हो? उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर जेनी को उसके पीछे का कारण समझ आ रहा था। उसने फिर कहा, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ वरना। इस पर वो सेल्स गर्ल बोली, अरे अरे, अभी से ही आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, तब क्या होगा जब मैं ये वीडियो मिस्टर वालिया को दूंगी। वीडियो? कौन सी वीडियो?
इस पर वो लड़की उसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया जिसमें वो उसे पैसे देते हुए दिखाई दे रही थी। उसके बाद सेल्स गर्ल के द्वारा की गई हरकत की वजह से एक सेल्स गर्ल लगभग मरते मरते बची थी। इतना ही नहीं बल्कि गुनगुन भी मौत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अगर कबीर को इसकी जरा सी भी भनक लग गई कि इन सब में उसका हाथ था तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए उसने उस सेल्स गर्ल की बात मान ली और उस सबूत को भी डिस्ट्रॉय करने को कह दिया। कॉल कट होने के बाद उसने काफी देर तक गुनगुन के उस दिन की गई हरकत के बारे में सोचा, लेकिन उसे उसके उस दिन के बदले हुए बिहेवियर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने मयंक को कॉल करके मिहिका को किसी तरह गुनगुन को लेकर नाइट क्लब में मिलने के लिए बुलाने को कहा। जैसा उसने प्लान बनाया था सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा था। मिहिका को मयंक ने क्लब आने के लिए मना लिया था। मिहिका सबसे छुपकर गुनगुन को अपने साथ क्लब लेकर चली गई थी। वहां पहुंचकर वो मयंक के साथ बिजी हो गई, या फिर यूं कहिए कि मयंक ने जेनी के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ था। गुनगुन अकेली पड़ गई थी, जिसका फायदा उठाकर जेनी ने गुनगुन की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी, जिसे पीते ही गुनगुन अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। जेनी ने गुनगुन को बदनाम करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन कबीर ने क्लब आकर जेनी के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। उसने एक लड़के को गुनगुन के साथ रात बिताने और फिर उसके बाद उसे यहाँ से नहीं बल्कि इंडिया से ही गायब करवाने तक का प्लान बना लिया था। जेनी अपने उस पुराने ख्यालों से बाहर आई। यही सब सोचते हुए जेनी ने एक गहरी सांस ली, जिसके बाद वो खुद से बोली, तुमने मेरे पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा था कबीर, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। मेरे लिए तो मेरा प्यार ही नहीं बल्कि वो ख्वाहिश बन चुके हो कबीर, जिसे मैं हर कीमत पर पाकर ही रहूं। इसके बीच जो कोई भी आएगा या फिर आने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। ये कहते हुए वो इस बीच गुनगुन और कबीर की ना तो कोई बात हुई और ना ही मुलाकात हुई। पिछले 2 दिनों से कबीर घर भी नहीं आया था। वो हर वक्त ऑफिस में ही रहता था। सगाई का फंक्शन वालिया मैंशन में ही रखा गया था। बहुत ही ग्रैंड तरीके से एंगेजमेंट सेरेमनी का अरेंजमेंट करवाया गया था। पूरा वालिया मैंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर हो भी क्यों ना, वालिया ग्रुप के सीईओ की एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सभी नामी लोग आए हुए थे। बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिक्स जगत तक के लोग कबीर और जेनी की पार्टी अटेंड करने आए हुए थे। वहीं वालिया मैंशन के लोगों का मन अशांत था। हो भी क्यों ना, उन्हें इस पार्टी में शामिल होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी दादा के कहने पर उन्हें मानना ही पड़ा। मिहिका ने गुनगुन को भी रेडी कर दिया था। आज गुनगुन बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आज वो बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसे देखा तो कुछ लोगों ने पार्टी में आहें भरना भी शुरू कर दिया था। उनमें से एक ने कहा, अरे वो ये परी कौन है? दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, अरे अपना मुंह बंद कर, कहीं अंदर मक्खी ना घुस जाए। तभी तीसरे ने कहा, माँ कसम मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। आज सच में गुनगुन खूबसूरती में कहार ढा रही थी। आज जो कोई भी उसे देखता उसका दीवाना हुए बिना नहीं रह पाता। पार्टी शुरू हो चुकी थी। जेनी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहां आई हुई थी। जेनी ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जो नीचे से थोड़ा सा स्लिट था, जिससे उसकी गोरी टांगे विजिबल हो रही थी, जो उसे बेहद हॉट लुक दे रहा था। पार्टी में सभी लोग आ चुके थे, लेकिन अभी तक कबीर नहीं आया था। सभी गेस्ट्स आपस में बातें करने लगे थे। दूसरी तरफ गुनगुन अपने रूम में आई और आईने के सामने जाकर खड़ी थी। उसने सारे श्रृंगार किए थे, फिर भी वो अधूरी महसूस कर रही थी। तभी उसकी नजर सिंदूर की डिब्बी पर गई। वो एक टक उसे देखे जा रही थी। उसने भारी मन से सिंदूर की डिब्बी उठाई और बोली, कबीर तुम मुझे मेरा हक नहीं छीन सकते। बिना इस सिंदूर के मैं अधूरी हूँ। मुझे तुम्हारे नाम की सिंदूर चाहिए कबीर। आज चाहे जो भी हो, मुझे ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। वो जैसे ही उसे अपनी मांग में भरने को हुई तो कबीर की बातें याद आ गईं। तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे लायक सिर्फ और सिर्फ जेनी है। फिर उसे जेनी की आवाज सुनाई देने लगी, कबीर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सब याद आते ही उसने गुस्से में झट से वो सिंदूर की डिब्बी वहीं रख दी। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर गिर गईं। वो उन्हें साफ करके जैसे ही उठने लगी कि तभी अचानक 2 हाथों ने उसके कंधों को पकड़कर उसे फिर से मिरर के सामने बिठा दिया। जब गुनगुन ने सामने आईने में देखा तो उसे सामने कबीर दिखाई दिया, जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। दोनों बस खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे कि तभी कबीर ने वो सिंदूर की डिब्बी उठाई और फिर सिंदूर लेकर गुनगुन की मांग भर दी। उसके इस एक्शन से गुनगुन की आंखें अपने आप बंद हो गईं। फिर कबीर ने गुनगुन के हाथ में एक रिंग पहनाई। जैसे ही गुनगुन को इस चीज का एहसास हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसके बाद वो सवालिया निगाहों से कबीर को ही देखने लगी, जैसे जानना चाह रही हो कि आखिर ये सब क्या है। गुनगुन के इस सवालिया निगाहों को देखते हुए भी कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो गुनगुन खिंच गई और फिर उसने रिंग अपनी उंगली से निकालने लगी, जिस पर कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रे ये क्या कर रही हो? गुनगुन ने कहा, लगता है आपने गलत इंसान को अंगूठी पहना दी है, इसलिए मैं आपकी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर कबीर ने गुनगुन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से लग गई। उसके बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये अंगूठी सही हाथों में पहनाई है तो? इस पर गुनगुन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है बाप बनने की खुशी आपके ऊपर इस कदर छा चुकी है कि आपको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। ना ही आप इस शादी को मानते हैं और ना ही मुझे अपनी पत्नी, और अभी अभी आपकी सगाई किसी और लड़की से होने वाली है और आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपकी बातों को सही मानूं? गुनगुन ने एक लंबी और गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया, एक वक्त था जब मैं आपको अपना भगवान मानती थी, आपकी पूजा करती थी,
मैंने आपसे कभी कोई शिकायत तक नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल आप मुझे अपनी पत्नी मान लेंगे और फिर अपनी पत्नी होने का हक देंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आपने भी कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। जब मन चाहा मेरे करीब आए, जब मन किया मुझे सबके सामने जलील किया। ये कहने के बाद गुनगुन कबीर के और करीब आई और बोली, इसलिए अब जब आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी और जेनी की जोड़ी बनाए रखें और आपके होने वाले बच्चे को भी सदा सुखी रखें। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने आगे कहा, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मुझ पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इसके लिए भी आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये कहकर उसने अपनी उंगली से रिंग निकालकर कबीर के हाथ में रख दी और फिर वहां से चली गई। वहीं कबीर बुद्ध बना गुनगुन की सारी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब मेरी हार्ट बीट को फर्क पड़ता है। वैसे चलो अच्छा ही है, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। तुम ये गलत सोच रही हो कि तुम मुझसे दूर हो सकती हो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम किंग के दिल की क्वीन हो, उसकी धड़कन हो। किंग अपनी क्वीन को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उधर पार्टी हॉल में सारे गेस्ट आ चुके थे। बस सभी कबीर और जेनी का ही इंतजार कर रहे थे। तभी एक लाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से जेनी कबीर का हाथ पकड़कर नीचे आ रही थी। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। जहां कुछ लड़कियां कबीर को देखकर आहें भर रही थीं, वहीं कई लड़कियां जेनी की किस्मत से जल रही थीं कि उनकी किस्मत में कबीर जैसा हैंडसम लड़का क्यों नहीं है। वहीं जेनी उन सभी को जलते हुए देखकर बड़ा मजा ले रही थी। आज आखिरकार कबीर के साथ उसकी सगाई होने जा रही थी, जिसका सपना उसने कितने सालों से देखा था। जहां सभी लोग जेनी की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे कि तभी फिर से एक लाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से गुनगुन, विक्रम और मिहिका चले आ रहे थे। मिहिका और विक्रम काफी अच्छे लग रहे थे, तो वहीं गुनगुन को देखते ही वहां मौजूद सभी लड़कों के होश उड़ चुके थे। एक लड़के ने दूसरे से कहा, वाह यार, क्या ब्यूटी है। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरी तो किस्मत ही पलट जाएगी। तभी दूसरा लड़का बोला, अरे अपनी शक्ल देखी है, उसे तो मेरे जैसा हैंडसम लड़का मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वहीं इसी तरह सभी कुछ न कुछ बोले ही जा रहे थे। वहीं कबीर को उन लड़कों की बात सुनकर खून खौलने लगा। उसका मन तो अभी ही उन लड़कों का मुंह तोड़ने का कर रहा था, लेकिन अभी वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वहीं जेनी, जिसके चेहरे पर अपनी तारीफ सुनकर जो खुशी थी, वो पल भर में गायब हो चुकी थी। उसकी जगह मायूसी ने ले ली थी। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी ही गुनगुन को जान से मार देती, लेकिन वो अपने इतने खास दिन को किसी भी वजह से खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं मिहिका और बाकी घर वालों को गुनगुन की तारीफ सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। वहीं सपना जी को ये सब रास नहीं आ रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, बस एक बार जेनी की शादी कबीर से हो जाए, उसके बाद तो ये गवार जाहिल लड़की खुद ब खुद इस घर से और कबीर की जिंदगी से चली जाएगी। वहीं दादा के साथ उनके वही पुराने दोस्त मौजूद थे, जिसे गुनगुन ने शतरंज में हराया था। उन्होंने गुनगुन को देखते हुए दादाजी से कहा, देखो दोस्त, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे पास इस बच्ची के लिए एक अच्छा सा रिश्ता है। अगर तुम कहोगे तो मैं बात चलाऊंगा। ये कहते हुए वो गुनगुन की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पर कबीर के दादा ने कहा, जी बिल्कुल, मुझे भी गुनगुन के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश है। ये बात बिल्कुल सच थी कि उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि कबीर की शादी के बाद वो गुनगुन की भी शादी एक अच्छे लड़के से जरूर करवाएंगे, ताकि वो इन सब चीजों से आगे बढ़ सके। इस पर दादा के दोस्त ने कहा, मेरी नजर में एक लड़का है। ये कहते हुए उन्होंने किसी को आवाज देकर बुलाया। जैसे ही वो उन्हें देखने के लिए पलटे, वैसे ही सबकी नजरें उस तरफ हो गईं। सभी की नजरों का पीछा करते हुए जब कबीर ने भी उस तरफ देखा तो वो बेहद शॉक्ड हो गया, क्योंकि दादाजी के दोस्त ने जिस लड़के की तरफ इशारा किया था वो लड़का और कोई नहीं बल्कि दुबई का किंग कहा जाने वाला अब्बास दुर्रानी था। हालांकि ये बात सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही पता थी। दुनिया के लिए वो एक सफल बिजनेसमैन ही था। उसकी गिनती पूरे विश्व में टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। उसकी कंपनी दुबई में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर कंट्री में मौजूद है। सही मायने में देखा जाए तो वो कबीर से हर मामले में ऊपर है। तभी कबीर की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा और मन ही मन बोला, अरे ये इंसान आखिर इंडिया में क्यों आया है? अगर ये यहाँ आया है तो यूं ही नहीं आया होगा, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा राज होगा। ओ माय गॉड, कहीं ये उस स्केच को देखकर यहाँ तो नहीं आ गया। गुनगुन को यूं अब्बास दुर्रानी से बात करते हुए देखकर कबीर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुनगुन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहां पहुंचकर उसने कहा, हेलो मिस्टर दुर्रानी, कैसे हैं आप? ये आवाज सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो सभी को कबीर दिखाई दिया, जो मुस्कुराते हुए अब्बास दुर्रानी को ही देखे जा रहा था। ये नाम सुनते ही अब्बास दुर्रानी के साथ साथ गुनगुन, दादा और उसके साथ मौजूद सभी की नजरें भी कबीर की तरफ चली गई। वहीं दुर्रानी भी मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर वालिया, वेल नाइस टू मीट यू अगेन। इस बात पर दादा के दोस्त ने कहा, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? इस पर कबीर ने कहा, वेल कह सकते हैं, हाँ भी और ना भी। हमारी बस एक बार बिजनेस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। इसी तरह दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर सभी को खुशी और हैरानी दोनों ही महसूस हो रही थी। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह कबीर मिस्टर दुर्रानी से मिलेगा। दादा को भी यही लगने लगा था कि शायद कबीर उसे अच्छे से जानना चाहता है। वहीं दादा के दोस्त ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये गुनगुन को बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन ये दूसरे, इस बार दादा ने कहा,
मुझे उसके दूसरे धर्म से बिलोंग करने से कोई समस्या नहीं है, बस गुनगुन को ये पसंद आना चाहिए। इस पर उनके दोस्त ने कहा, गुनगुन बिटिया को अब्बास जरूर पसंद आएगा। ये कहते हुए उन्होंने गुनगुन को देखा जो अब्बास से काफी अच्छे से बातें कर रही थी। दूसरी तरफ कबीर ने अब्बास दुर्रानी को कुछ बहाना बनाकर साइड में ले जाकर बातें करते हुए उसे लेकर गार्डन एरिया की तरफ चला गया, जहां इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वहां पहुंचकर कबीर ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए दुर्रानी से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर दुर्रानी ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, मैं अपनी आफरीन को लेने के लिए आया हूँ। इस पर कबीर ने कहा, वैसे जहाँ तक मुझे पता है वो कितने समय से गायब थी, तो क्या अब? इस पर दुर्रानी ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, वो मुझे मिल चुकी है और मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इस पर कबीर शॉक्ड होकर बोला, क्या तुम्हें आफरीन मिल चुकी है? कहाँ है वो? I mean, कौन है वो? इस पर अब्बास दुर्रानी ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत ही जल्द इसका पता चल जाएगा। ये कहते हुए उसकी नजरें लगातार गुनगुन पर ही थीं। कबीर जब उसकी नजरों का पीछा करता है तो उसे गुनगुन दिखाई देती है, जिसे समझते हुए उसने अब्बास दुर्रानी से कहा, मिस्टर दुर्रानी, आप गलत जगह देख रहे हैं, वो मेरी वाइफ है, तो आप अपनी नजरें और वक्त अपनी आफरीन को ढूंढने में लगाइए। दूसरों की बीवियों को देखने में अपना वक्त और अपनी मर्यादा बर्बाद न कीजिए। कबीर के इस बात पर दुर्रानी हंसते हुए बोला, कमाल है ना मिस्टर वालिया, आप जिसे अपनी वाइफ कह रहे हैं उसे तो आज तक अपनी पत्नी माना ही नहीं। आज तो शायद आपकी सगाई होने वाली है, वो भी दूसरी लड़की के साथ। कमाल की बात है, बेकार में ही हम लोग बदनाम हैं कि हम एक से अधिक शादियां करते हैं, पर आप तो एक वाइफ के रहते दूसरी शादी कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? कहीं घरवाली और बाहर वाली का? वो आगे की बात अधूरी छोड़ देता है। वहीं कबीर उसकी इन बकवास बातों को सुनकर गुस्से से भर उठा। उसे गुस्से में देखते हुए अब्बास दुर्रानी ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, वेल मिस्टर वालिया, आपको अभी से गुस्सा नहीं करना चाहिए, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कबीर ने खुद से कहा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये कहते हुए वो भी वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ गुनगुन ने जब अब्बास दुर्रानी से बातें की तो उसे कहीं से भी कोई अजनबी वाली फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी। उससे बात करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे जैसे पहले से जानती हो। ये बात उसके लिए थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था, जबकि आज से पहले वो उससे कभी मिली भी नहीं है। यही सब सोचते हुए वो कब से एक तरफ खड़ी थी, तभी वहाँ फिर से अब्बास दुर्रानी आ गया, जिसे देखते ही गुनगुन थोड़ा चौंक गई। इस पर मिस्टर दुर्रानी ने कहा, क्या बात है गुनगुन, अभी तक आप मुझे पहचानी नहीं है ना? इस पर गुनगुन ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं मिस्टर दुर्रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर गुनगुन थोड़ा हिचकिचाते हुए आखिरकार मिस्टर दुर्रानी से हाथ मिला लिया। वही कबीर भी ये सब देख लिया, जिससे वह गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी सपना जी ने कबीर और जैनी को स्टेज पर बुलाया। सगाई की रस्में शुरू हो गईं। दोनों के फैमिली मेंबर्स दोनों के साथ खड़े थे। गुनगुन वहां नहीं गई थी, वह अभी भी मिस्टर दुर्रानी के साथ ही थी। स्टेज पर जैनी को कबीर को रिंग पहनाते हुए देखकर गुनगुन की आंखों से एक आंसू उसके गालों पर बह गया। उसे अचानक अपने दिल में एक तेज दर्द का एहसास होने लगा और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे अचानक इस तरह देखकर मिस्टर दुर्रानी घबरा गए और उन्होंने गुनगुन से कहा, गुनगुन गुनगुन क्या आप ठीक हैं? गुनगुन आपको क्या हो रहा है? अब्बास की आवाज यह कहते हुए थोड़ी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से आसपास के लोगों तक भी उसकी आवाज पहुंच गई थी। वहीं कबीर ने जब उस आवाज को सुनते हुए उस तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ चुके थे। उसने देखा कि गुनगुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और अब्बास दुर्रानी उसे लगातार होश में लाने की कोशिश कर रहा था। गुनगुन को इस तरह देखते ही कबीर के हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर गई और वह दौड़ते हुए गुनगुन के पास चला गया। अचानक कबीर के इस तरह सगाई छोड़कर गुनगुन की तरफ भागते हुए देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और आपस में तरह तरह की बातें करने लग गए। वहीं जैनी को तो जैसे शौक ही लग गया और वह कबीर को ही गुनगुन की तरफ जाते हुए देखती रह गई। वहीं कबीर ने गुनगुन को अब्बास दुर्रानी से लेकर अपनी बाहों में उठाया और फौरन बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने उसे अपनी कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कार के अंदर गुनगुन को देखते हुए कबीर ने खुद से कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा गुनगुन, प्लीज गुनगुन मुझ पर भरोसा रखो। मुझे पता है कि तुम अभी किन हालातों से गुजर रही हो, लेकिन मैंने अब फैसला ले लिया है। अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से कार चलाने लगा। कबीर को इस तरह देखकर दादा दादी मिहिका और विक्रम सभी के सभी बेहद परेशान हो गए। वे सभी कबीर के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन विक्रम ने उन सबको वही रोक दिया।